नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसएस खट्टा क्लासेस में। तो दोस्तों ये क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये क्लास 12th का है और दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन अथवा जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे पुष्पों में। इसमें हम लोग बस यही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले पुष्प के बारे में जान लेते हैं कि पुष्प आखिर क्या होता है। तो इसमें यहाँ पर पहला कहा गया है कि पुष्प आवृत बीजी। पुष्प जो होता है ये आवृत बीजी पादपों का एक प्रमुख अंग होता है। मेरा लिखावट थोड़ा मतलब ख़राब है, इसलिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरफ से आप अपना कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया पहला पॉइंट जो है दोस्तों, ये जो है ये टोटली एनसीईआरटी पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कि जो पुष्प होता है विभिन्न रूपों, ठीक है, विभिन्न रूपों, आकार, सुगंध, मधुर रस व रंगों के बने होते हैं। जो पुष्प होते हैं ये विभिन्न रूपों, आकार, सुगंध और मधुर रस से बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर कहा गया है प्राचीन काल से ही पुष्प के साथ मानव का निकटस्थ संबंध है, ठीक है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि प्राचीन काल से पुष्पों का जो मानव के संबंध था, रिलेशन था, वो कैसा था, तो निकटस्थ संबंध था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पुष्प में उपस्थित बाह्य दल। पुष्प में उपस्थित बाह्य दल और दल जो होते हैं दोस्तों, ये एक सहायक अंग होते हैं। यानी ये जो है ये क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। फिर कहता है कि पुमंग एवं जायांग। पुमंग एवं जायांग, ठीक है, पुमंग एवं जायांग। कहता है कि पुमंग एवं जायांग लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक अंग होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एसेंशियल ऑर्गन। क्या कहते हैं, एसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पुष्प का आवश्यक अंग कौन होते हैं, तो क्या होगा, पुमंग और जायांग दोनों होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पुष्प के अंदर नर जनन अंग जो होता है वो क्या होता है, पुमंग होता है, तथा मादा जनन अंग जायांग होता है। फिर दूसरा पॉइंट कहा गया है पुमंग अथवा इंडोसियम, AND, इसको इंडोसियम कहते हैं। पुमंग की इकाई, पुमंग की जो इकाई है वो क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर है। पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टैमेन कहते हैं, STAMEN। वह जायांग की इकाई, और जायांग की इकाई जो है ये क्या, मादा जनन अंग का भाग है। तो ये जायांग की जो एक इकाई है इसको हम लोग अंडक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में CARPEL, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कहा गया है प्रागकोश अथवा एंथर जो है, प्रागकोश यानी एंथर और बीजांड में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और उससे क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी का विकास होता है। इसका डेवलप होता है, विकास होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं पुतंतु। इसको हम लोग इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, FILAMENT, फिलामेंट अथवा पुतंतु। पुतंतु क्या है, तो इसमें बताया गया है कि यह लंबी धागे नुमा क्या होती हैं, संरचना होती है। पुतंतु डायरेक्टली आप याद रखना है आपको कि फिलामेंट जो है एक लंबी धागे नुमा संरचना होती है। प्रागकोश अथवा एंथर क्या है, क्या है एंथर, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एंथर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागकोश कहते हैं, ANTHER। यह जो है शीर्ष पर पाए जाने वाली घुंडीनुमा संरचना होती है। घुंडीनुमा मतलब नोब लाइक होते हैं, घुंडीनुमा यानी नोब लाइक संरचना होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागकोश की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ
एंथर अथवा परागकोश की संरचना। परागकोश में दो पालियां होती है, इस तरह से लिखेंगे कि परागकोश जो है उसमें दो पाली होती है जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है। और ये जो परागकोश है, परागकोश में दो पाली होती है और दोनों पालियां संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। कहता कि परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभेदित रहती है, मतलब बंटा हुआ रहता है। कहता है कि जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। स्पेलिंग सुन लीजिए, MICROSPORANGIUM, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। फिर कहता है कि इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, इसी में लिखा है कि मालवेसी कुल के पादपों जैसे कि कपास और भिंडी हो गया। मालवेसी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मालवेसी कुल के पादप हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कौन होगा, कपास और भिंडी क्या होगा, मालवेसी कुल का पादप हो जाएगा। ठीक है, तो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं इसमें जो है एक पाली होती है। कितनी पाली होती है, सिर्फ एक ही पाली होती है, एक पाली होती है। ऐसे परागकोश को एक कोष्ठिकीय कहते हैं। ऐसे परागकोश को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोष्ठिकीय कहते हैं। तथा इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती है, जिसका चित्र निम्न है। इसका चित्र मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसका चित्र है। यहाँ मैं जब काइन मास्टर से एडिटिंग करूँगा तो यहाँ पर आपको इसका नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपको अब नज़र आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे है हम लोग का लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लोग परागकण का जो है एंथर का स्ट्रक्चर देख लिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, सॉरी पहली बार, हाँ इस तरह से करना है ना, नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे ना। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें कहा गया लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार, सबसे पहले शेप इसका याद रखना कैसा है, बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों, ठीक है, दोनों सतहों पर होती है। अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होती है। मतलब जब इसको परागकोश को जब हम लोग काटते हैं तो ये अनुप्रस्थ काट में कैसी प्रतीत होती है, वृत्ताकार, यानी वृत्त जैसी आकृति को हम लोग देख सकते हैं इसमें। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, यानी जो लघु बीजाणु होते हैं इनके 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है परागधानी भित्ति और दूसरा होता है बीजाणु जनन ऊतक। 2 भाग होते हैं, एक होता है परागधानी भित्ति और दूसरा होता है लघु बीजाणु जनन ऊतक। इसको, इन दोनों को अब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला परागधानी भित्ति, माइक्रोस्पोरेंजियल वाल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यह जो होते हैं दोस्तों अधः स्तरी यानी हाइपोडर्मल, HYPODERMAL, हाइपोडर्मल भित्ति होती है। इसमें 4 परत होती है, यानी जो हाइपोडर्मल भित्ति है इसमें कितनी परत है, तो 4 परत होती है। इसमें सबसे पहला है बाह्य त्वचा, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस, EPIDERMIS। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि परागकोश की जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है, तो एपिडर्मिस है, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। इसका जो बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना।
दूसरा है दोस्तों यहाँ पर अंतःस्थीशियम, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ENDOTHECIUM, इंडोथीसियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथीसियम अथवा अंतःस्थीशियम। ये जो है बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित होती है, ये बाह्य त्वचा के ठीक भीतर की ओर उपस्थित होती है। और ये जो है यह प्रायः एक स्तरीय होता है, और ये यानी जो हम लोग का अंतःस्थीशियम है ये एक स्तरीय होता है, ठीक है। यह परागकण स्फुटन में मदद करता है, और इसका जो मुख्य कार्य है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्थीशियम का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतःस्थीशियम का मुख्य कार्य होता है परागकण स्फुटन में हेल्प करना, मदद करना। तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा है हम लोग का मध्य स्तर अथवा मिडिल लेयर। ये जो है दोस्तों 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। ये जो है 1 से लेकर 3 पतली भित्ति की बनी होती है, और ये जो है इंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि मध्य स्तर कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित होती है, तो कहेंगे मध्य स्तर अथवा मिडिल लेयर जो है ये इंडोथीसियम के ठीक नीचे की ओर पाई जाती है। कहाँ? ठीक नीचे की ओर। किसके? तो मध्य स्तर के ठीक नीचे की ओर पाई जाती है। अगला है चौथा नंबर जो है दोस्तों टेपिटम है। टेपिटम के बारे में जान लेते हैं। तो टेपिटम, ठीक है, यहाँ पर टेपिटम है। चलिए टेपिटम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। TEPETUM, टेपिटम। ये जो है परागधानी की परत होती है, जो एकदम छोटे से छोटे शब्दों में आपको याद रखना है। टेपिटम क्या है? तो परागधानी की परत होती है, परागधानी की लेयर होती है। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो सेल्स होते हैं वो बड़ी और लंबी होती है। इसकी जो सेल है, इनकी जो कोशिकाएं हैं जो है दोस्तों बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है, और इस तरह से लंबी होती है, इस तरह से लंबी होती है, और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती है। इसको हम लोग आँखों से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर टेपिटम का कार्य है, ठीक है, आपको ये अभी नहीं पढ़ना, इसके बाद में इसको उसके बाद जो है दूसरा नंबर में आया था हम लोग का बीजाणु जनन ऊतक। तो इसको पढ़ लेते हैं। पराग कोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। कहने का मतलब कि परागकोश में जो भित्ति द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है कि चारों ओर से घेरा हुआ कोशिकाओं के समूह को, समूह का मतलब होता है ग्रुप, मतलब भीड़, एक जगह इस तरह से जमा हुआ रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह से रहता है जमा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ठीक है। समूह, इसमें अच्छा से नहीं समझ चुके हैं आप। समूह यहाँ पर जो है मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आपको देखने में भी परेशानी हो रही है, इसलिए सॉरी यार। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजाणु जनन ऊतक, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब एक हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए थे, किसको छोड़े थे हम यहाँ? टेपिटम का कार्य, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य है, बताइए। तो टेपिटम का कार्य पढ़ लेते हैं, यानी वर्क अथवा फंक्शन ऑफ टेपिटम। वर्क, देखिए बायोलॉजी में वर्क यहाँ नहीं कहते हैं, जितना भी कार्य होगा बायोलॉजी में फंक्शन के नाम में जाएंगे, FUNCTION, इस नाम से जाना जाता है। पहला जो कार्य है ये जो है कहता है कि बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली याद रखना है कि पहला जो कार्य है टेपिटम का वो है पोषण प्रदान करना। किसको? तो कोशिकाओं को। तो कौन सा कोशिका? तो बीजाणु जनन कोशिका को, ठीक है। इस तरह से आप अपने से याद रख सकते हैं। अब दूसरा नंबर है लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज नामक विकर। दोस्तों विकर जो है हिंदी शब्द है, एंजाइम का हिंदी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? विकर होता है। बहुत लोगों के मुंह से एंजाइम 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 मतलब बहुत मुंह से निकलता है, लेकिन उसका अगर हिंदी उसको पता होबे नहीं करता है, क्योंकि वो CBSE वाला लड़का है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि किसी को पता नहीं है कि एंजाइम का हिंदी क्या होता है। अगर आपको पता था तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका जो हिंदी होता है दोस्तों वो होता है विकर, और विकर अलग चीज़ है, वो विकर अलग चीज़ है, ठीक है।
और तीसरा नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये हार्मोन का स्राव भी करता है, और जैसे कि IAA हार्मोन, ठीक है, ये जो है IAA हार्मोन का भी स्राव कर देता है। चौथा कार्य है पराग कणों में ये जो है पोलन कीट आवरण का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पोलन कीट के बारे में आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ पोलन कीट क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है, लघु बीजाणु जनन, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस टॉपिक में पराग कोश की लघु बीजाणु धानी, यानी पराग कोश की जो लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें उपस्थित द्विगुणित पराग मात्री का मतलब होता है माता, ठीक है, मदर, कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं PMC का मतलब पोलन मदर सेल। परीक्षा में पूछा जाता है कि PMC है तो उसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए पोलन मदर सेल, और कुछ भी दे सकता है, तो सही आंसर उसका ऑप्शन ए हो जाएगा पोलन मदर सेल। यहीं से ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है। कहता कि PMC में क्या होता है, अर्धसूत्री का विभाजन होता है। PMC में क्या होता है, यानी पोलन मदर सेल में, कहने का मतलब कि पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या गो कोशिका का निर्माण होगा, 4 गो अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें क्या गो लघु बीजाणु का निर्माण होगा, 4 गो, यानी 4 अगुणित होगा। फिर कितना होगा, अगुणित होगा, एन होगा, द्विगुणित कभी नहीं होगा इसमें, ठीक है, एड होगा, यानी अगुणित होगा, अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, यहाँ पर है परिपक्व परागकोश का स्फुटन। एक भी टॉपिक को मैंने नहीं छोड़ा है, सबको कवर किया है यहाँ पर। अगर आप तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, मज़ा आएगा, प्लस आप एग्ज़ाम में बैठेंगे कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कहता है परिपक्व परागकोश का स्फुटन, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। कहता कि परिपक्व परागकोश की भित्ति यानी वाल के फटने से क्या होता है, परागकोश का स्फुटन। देखिए स्फुटन का शब्द का ही मतलब होता है फूटना। क्या होता है, फूटना। यह क्रिया ओस्ट, कहने का मतलब लिप्स, कोशिकाओं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमियम, STOMIUM, स्टोमियम द्वारा संपन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिपक्व, कहने का मतलब है कि जो ओष्ठ कोशिका होता है या फिर परागकोश फटता है तो वो किन कोशिकाओं के द्वारा फटता है, ठीक है। जो परागकोश फटता है, प्रश्न में पूछा जाएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि परागकोश फटेगा तो कौन सी कोशिकाओं के संपन्न होने से, किन कोशिकाओं के संपन्न होने से ये जो परागकोश है ये फटेगा। तो सही आंसर हो जाएगा स्टोमियम नामक कोशिका से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो क्या है, स्पोरोपोलन जेनिस। हमको इंग्लिश आता नहीं। चलिए, कहता कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। जो परागकण है ये नर युग्मक का प्रथम कोशिका अवस्था होती है। क्या होता है, प्रथम कोशिका अवस्था होता है। प्रत्येक परागकोश एक कोशिकीय, एक केंद्र की अगुणित, जिसको N से दर्शाते हैं, गोल संरचना होती है। और क्या होता है, गोल संरचना होता है। इसका भित्ति जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। इनकी जो भित्ति होती है, कहने का परागकण का जो भित्ति होगा ना, वो क्या होगा, द्विस्तरीय होगा। भिन्न प्रजातियों में इसका आमाप 20 से 50 माइक्रोमीटर, 20 से 50 माइक्रोमीटर से भी अधिक होता है। और ये जो है परिवर्तनशील भी होते हैं, कहने का मतलब कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दो बात है, इन दो बात को याद रखना है। ये वाला यहाँ पर दो बात मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला बात है कि सबसे छोटे आकार का जो परागकण होता है वो होता है मायोसोटिस, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। पढ़ने में अजीब है लेकिन ये हरामी भी है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए भी करता है। उनकी जो माप है, कहने का मतलब वो क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर के होता है। तो यहाँ पर क्या, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर उठाया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे छोटे आकार का जो परागकण है वो होता है मायोसोटिस एल्पेस्टिस। और दूसरा है सबसे बड़ा परागकण। जो सबसे बड़ा परागकण है वो होता है मिरेबिलिस जलापा, मिरेबिलिस जलापा। और इसका जो अमाप है, साइज है, वो होता है 200 माइक्रोमीटर। और कहाँ ये बेटा, 10 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है, अब कहता कि परागकण जो होता है दो आवरणों में स्थित होता है, यानी परागकण दो आवरणों से मतलब परिबद्ध होता है, घिरा हुआ होता है परागकण। और इसमें पहला जो है वो है बाह्य आवरण, ठीक है। इसमें पहला आवरण का नाम है बाह्य आवरण और दूसरा है अंतःचूल, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर बाह्य आवरण के बारे में। बाह्य आवरण कहने का मतलब, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक्साइन, EXINE, एक्साइन। यह मोटा व खुरदरा होता है। पहला बात कि मोटा होगा और खुरदरा होगा। बाह्य चूल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। यह केराटिनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। ये जो है स्पोरोपोलेनिन, ये क्या होता है, केराटिनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि परागकण गहरे रंग का क्यों होता है, तो स्पोरोलिन के स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, गहरे रंग का हो जाता है। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों में प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। किसके कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण। और इसी कारण परागकण वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और इसी कारण जो परागकण हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण, ठीक है। तो यहाँ तक हो पहला नंबर। अब दूसरा नंबर यहाँ पर है अंतःचूल। चोल का मतलब होता है, चोल का अर्थ होता है आवरण, एंटाइन, INTINE। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अंतःचोल यानी यह पतली व कोमल, सॉफ्ट झिल्ली की बनी होती है। ये जो अंतःचोल होते हैं, पहला की ये पतली भित्ति और कोमल वाली होती है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढका रहता है, ठीक है, ढका रहता है। यह पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब पेक्टिन और सेल्यूलोज दोनों कंबाइन है, दोनों मिला हुआ है यहाँ पर, इसी का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःचूल है, तो ये जो है अंतःचूल किसकी बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाह्यचूल अथवा आवरण जो है, इसके कुछ छिद्र पाए जाते हैं, यानी बाह्यचूल जो होते हैं इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जनन छिद्र के ठीक सामने ही स्पोरोपोलेनिन क्या होते हैं, स्थित होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर परागकण का चित्र यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर परागकण का चित्र, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा परागकण का चित्र। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पोलन किट। मैंने बताया था पोलन किट को मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ये पोलन किट होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है
कीट द्वारा परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तेलीय परत बनती है जिसे पोलन कीट कहते हैं। अब सीधे से आपको याद रखना है कि पोलन कीट जो है एक तेलीय परत होती है। पोलन कीट क्या है? तो एक तेलीय परत होती है। अब हम लोग जान लेते हैं पोलन कीट का कार्य, फंक्शन ऑफ पोलन कीट। पहला नंबर है कि अपनी गंध के कारण कीटों को परागण, ठीक है, परागण है ये, परागण के लिए आकर्षित करना, ठीक है, ये पहला कार्य है। पोलन कीट जो है ये क्या करता है? अनेक कीटों को अपने गंध के शक्ति से, अपने गंध के कारण क्या करता है? बहुत दूरों से जो कीट होता है उसको बुला लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। दूसरा है पराबैंगनी किरणों से परागकणों को रक्षा प्रदान करना, यानी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण है अथवा किरण है, ये जो है वो क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा नंबर में है गाजर घास। गाजर घास, ठीक है, पहली बार सुन रहे होंगे आप, मैं भी पहले बार ही सुन रहा हूँ गाजर घास। गाजर का भी घास होता है, मतलब गाजर घास एक नाम है इसका। कहता है कि चीनो नाम अजीब अजीब है, चिनोपोडियम, जवार आदि के परागकण है मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि 2 या 3 ऐसे पादप का नाम या फिर पौधे का नाम बताइए जिसमें एलर्जी उत्पन्न होता है मनुष्य में, ठीक है, तो लिख देना है चीनीपोडियम, जवार आदि के परागकण, इसका परागकण होता है, ठीक है, वो क्या करता है? मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करता है। चौथा नंबर लिखा है परागकणों की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम परागाणु, ठीक है, परागाणु विज्ञान यानी POLY पोलिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा अगर पोलिनोलॉजी कहते हैं, पोलिनोलॉजी। यहाँ पर जो मैं NCERT में पढ़ रहा था तो इसी तरह से लिखा हुआ था, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसका विशिष्ट अध्ययन NBRI लखनऊ, हैदराबाद एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नंबर लिखा है पराग भोज्य पूर्ति की तरह, यानी जो पराग उत्पाद है पोलन ग्रैंड को हम लोग उपयोग यानी खा भी सकते हैं। तो कहता कि परागकणों में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें असंतृप्त वसा भी मिली होती है, सम्मिलित होती है। पश्चिमी देशों में परागकणों को दौड़ लगाने वाले घोड़ों एवं एथलीटों की कार्यकुशलता यानी शक्ति को बढ़ाने हेतु दवाई के रूप में दिया जाता है, यानी वो अपने से खरीदता है दुकान से और खा लेता है। दूसरा नंबर है परागकण क्रीम के रूप में, यानी परागकण को हम लोग क्रीम की तरह यूज भी करते हैं। इसमें कहता है कि परागकणों में असंतृप्त वसा होती है, पहले भी बात किए हैं, जो इन्हें सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से क्या करता है? सुरक्षित रखती है। इन्हीं असंतृप्त वसाओं के कारण परागकणों को क्रीमों एवं इमल्शनों एवं कॉस्मेटिक आदि के रूप में त्वचा को संभाले अथवा मुलायम रखने के लिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। उतना पढ़ना जरूरी है ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, तो यहीं तक है, ठीक है, परागण क्रीम तक ही है। तो परागण क्रीम तक यहाँ पर पोलन, हाँ, ये हम लोग का टॉपिक है पराग उत्पादना। तो इस वीडियो का नाम हम लोग दे देते हैं वीडियो नंबर 1 और चैप्टर 2 का है बायोलॉजी का। अगर वीडियो पसंद आया, वैसे तो पसंद आया होगा नहीं क्योंकि मेरा लिखावट थोड़ा
गजब का है, मतलब आप लोग पसंद नहीं करोगे। तो कम से कम लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह का बायोलॉजी का और खट्टा का जो वीडियो लाता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।